क्या हो अगर मैं कहूँ कि उत्तर भारत और बिहार के करोड़ों लोग जिस जमीन पर अपने घर बनाए हुए हैं, वो नीचे कोई ठोस चट्टान नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही विशाल लगभग 2 किलोमीटर गहरी खाई है, जिसे पहाड़ों से गिरे हुए मलबे ने भर दिया है। देखिए, ये सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन भौगोलिक सच्चाई बिल्कुल यही है। बिल्कुल। वेलकम टू बिहार मैटर्स। हमारी इस ज्योग्राफी सीरीज के आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र में हम इसी विषय का गहन विश्लेषण करने वाले हैं। जी, और आज का हमारा विषय है भारत के उत्तरी मैदान, या जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया कहते हैं। हाँ, और जो भी छात्र बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ तथ्य नहीं रटेंगे। एकदम सही बात है। हमें इसके पीछे के विज्ञान को समझना है कि नदियां अपना रास्ता क्यों बदलती हैं और मिट्टी उपजाऊ कैसे बनती है। तो चलिए इस विशाल मैदानी संरचना की जड़ों में चलते हैं। जब हम इन मैदानों के बनने की बात करते हैं, तो किताबों में एक भारी भरकम शब्द मिलता है, फोरलैंड बेसिन या अग्रभूमि बेसिन। इसका असल में क्या मतलब है? देखिए, इस शब्द को अगर हम डीकोड करें ना, तो पूरी कहानी समझ आ जाती है। जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, तो उस भयंकर टकराव से हिमालय पर्वत श्रृंखला ऊपर उठने लगी। जी, और इसी प्रक्रिया को हम हिमालयन ओरोजनी कहते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, जब कोई बहुत विशाल चीज जमीन से ऊपर उठती है, तो उसके ठीक आगे यानी उसके बेस पर एक बहुत बड़ा गड्ढा या गर्त बन जाता है। इसे ही फोरलैंड बेसिन कहते हैं। अच्छा, तो ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं था, बल्कि एक महाकाय खाई थी जो हिमालय के ठीक दक्षिण में बन गई थी। हाँ, बिल्कुल। मतलब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी भारी गाड़ी के टकराने से बॉनेट के आगे एक गहरा डेंट पड़ जाता है ना, वैसे ही हिमालय के उठने से ये विशाल खाई बन गई। लेकिन आज तो हमें कोई खाई नहीं दिखती, आज तो वहाँ समतल मैदान है। तो ये खाई भरी कैसे? यहीं पर नदियों का रोल शुरू होता है। हिमालय के उठने के कारण वहां की चट्टानों में बहुत तीव्र अपरदन यानी इंटेंस इरोजन शुरू हुआ। नदियां उन टूटी हुई चट्टानों, कंकड़, पत्थर और गाद को अपने साथ नीचे लाने लगी। जी, और भूविज्ञान में इस मलबे के जमा होने की प्रक्रिया को अलुवियल एग्रेडेशन या जलोढ़ निक्षेपण कहा जाता है। नदियां ऊपर से मलबा लाती गईं और इस फोरलैंड बेसिन रूपी खाई में डंप करती गईं। और ये प्रक्रिया रातों रात तो नहीं हुई होगी? बिल्कुल नहीं। ये मुख्य रूप से क्वाटरनरी काल में हुई है, यानी पिछले लगभग 2.6 मिलियन वर्षों के दौरान। ओहो, 2.6 मिलियन वर्ष! ये समय का एक बहुत बड़ा पैमाना है। और इसी निरंतर जलोढ़ निक्षेपण का ही नतीजा है कि आज इन मैदानों में जलोढ़ यानी अलूवियम की गहराई 1000 से लेकर 2000 मीटर तक है। हाँ, और इसे विजुअलाइज करना हो तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को 2-2.5 बार एक के ऊपर एक रख दीजिए। बाप रे! इतनी गहराई तक सिर्फ गाद, मिट्टी और नदियों द्वारा लाया गया मलबा जमा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब अगर हम इस पूरे मैदान के फैलाव और इसके आयामों पर नजर डालें, तो परीक्षा के लिए कुछ आंकड़े बहुत जरूरी हो जाते हैं। बिल्कुल, छात्रों को ये आंकड़े ध्यान में रखने चाहिए। तो इस पूरे उत्तरी मैदान की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर आते आते 150 से 300 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है, और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। जी, लेकिन इन आंकड़ों से ज्यादा दिलचस्प बात इसका ढलान है। पूरे मैदान का ढलान यानी स्लोप लगभग 1 मीटर प्रति किलोमीटर है। सिर्फ 1 मीटर प्रति किलोमीटर। अब एक सवाल जहन में आता है, जब 1 किलोमीटर चलने पर जमीन सिर्फ 1 मीटर नीचे जा रही हो, तो ये नदियों के बर्ताव को कैसे बदल देता है? देखिए, ढलान का सीधा संबंध नदी की ताकत और उसकी स्पीड से होता है। जब नदियां हिमालय के तीव्र ढलान से उतरकर अचानक के समतल मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, तो उनकी गति एकदम से ब्रेक लगने जैसी हो जाती है। उनकी ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि वे अपने साथ लाए गए भारी तलछट को आगे ढोने में असमर्थ हो जाती हैं। एकदम सही। नदी का पानी भारी मलबे को वहीं छोड़ने लगता है। अब चूंकि ढलान बहुत कम है और नदी में भारी गाद भरी हुई है, तो पानी सीधे रास्ते पर नहीं बह पाता। पानी को आगे बढ़ने के लिए जहां भी थोड़ी सी ढलान मिलती है, वो उधर ही मुड़ जाता है। अच्छा, और इसी मुड़ने की प्रक्रिया को मियांड्रिंग या विसर्पण कहा जाता है, जहां नदी सांप की तरह बल खाते हुए चलती है, क्योंकि उसके पास पहाड़ों जैसी वो तेज धार नहीं बची जो चट्टानों को चीर कर सीधा रास्ता बना सके।
बिल्कुल, और इसी बर्ताव के आधार पर और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हम इस पूरे विशाल मैदानी इलाके को 3 मुख्य क्षेत्रीय भागों में बांटते हैं, जिन्हें रीजनल डिविजन्स कहते हैं। जी, सबसे पश्चिम में आते हैं पंजाब के मैदान। हाँ, जिन्हें इंडस बेसिन या सिंधु बेसिन भी कहा जाता है। इनका निर्माण सिंधु और उसकी सहायक नदियों जैसे रावी, ब्यास, सतलुज इनके द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुआ है। इसके बाद मध्य भाग में आते हैं गंगा के मैदान। और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। शायद इसीलिए ये भारत का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है। जहां उपजाऊ जमीन होगी वहीं सभ्यताएं और शहर बसेंगे। सही बात है। और सबसे पूर्व में है ब्रह्मपुत्र के मैदान, जो मुख्य रूप से असम में स्थित है। देखिए, ब्रह्मपुत्र के मैदानों की अपनी एक अलग ही कहानी है। वो कैसे? ये मैदान अत्यधिक गतिशील हैं, यानी हाईली डायनामिक। यहाँ नदी में पानी और गाद की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि यह क्षेत्र गंभीर रूप से बाढ़ प्रवण बन जाता है। ब्रह्मपुत्र हर साल अपना स्वरूप बदलती है। ये तो बात हुई बड़े क्षेत्रीय विभाजन की। लेकिन अगर हम यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग के पैटर्न को देखें तो उनका सबसे पसंदीदा हिस्सा है सूक्ष्म उच्चावच क्षेत्र, यानी माइक्रो रिलीफ जोन्स। बिल्कुल, ये वो कॉन्सेप्ट है जहां से सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल बनते हैं। जी, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलें, यानी शिवालिक की तलहटी से नीचे मैदानों की ओर उतरें, तो जमीन की बनावट 4 मुख्य क्षेत्रों में बढ़ जाती है: भाभर, तराई, बांगर और खादर। इन चारों का क्रम और इनकी वैज्ञानिक विशेषताएं हर छात्र को एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले आता है भाभर। इसे एक बहुत बड़ी मोटी छलनी या कोर्स सीव की तरह इमेजिन कीजिए। हाँ, जब नदियां पहाड़ों से एकदम नीचे उतरती हैं तो वे अपने साथ बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, बजरी और चट्टान के टुकड़े लाती हैं। और पहाड़ों के ठीक नीचे ढलान कम होते ही नदियां इन भारी पत्थरों को सबसे पहले गिरा देती हैं। शिवालिक की तलहटी में ये पत्थरों का एक लंबा बेल्ट बन जाता है। देखिए, ये क्षेत्र इतना छिद्रपूर्ण या पोरस होता है कि नदियां इन पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं। सतह पर आपको सिर्फ सूखे पत्थर दिखेंगे, पानी नीचे गायब हो चुका होता है। क्या बात है! और जहां ये पानी वापस सतह पर उभर कर आता है, उस अगले क्षेत्र को हम तराई कहते हैं। बिल्कुल। भाबर के ठीक दक्षिण में तराई है। इसे एक गीले स्पंज के रूप में देखा जा सकता है। जो नदियां भाबर के पत्थरों में छिप गई थीं, वे यहाँ अचानक बाहर आ जाती हैं। अब चूंकि यहाँ कोई निश्चित चैनल या नदी का रास्ता नहीं बना होता, तो पानी हर दिशा में फैल जाता है। और इसी फैलाव की वजह से तराई क्षेत्र बहुत ही दलदली यानी माशी और जल भराव वाला होता है। यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। जी, यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अंग्रेजी माध्यम की परीक्षाओं में कई बार एक तकनीकी शब्द पीडमॉन्ट जोन का प्रयोग होता है। अगर एग्जाम में पीडमॉन्ट जोन पूछा जाए तो इसका मतलब पहाड़ों के ठीक नीचे का वो इलाका है जिसमें भाबर और तराई दोनों शामिल होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। इसके बाद जो 2 क्षेत्र आते हैं, उनका सीधा संबंध मिट्टी की उम्र और बाढ़ से है। ये हैं बांगर और खादर। बांगर वो क्षेत्र है जो पुराने जलोढ़ यानी ओल्ड एल्यूवियम से बना है। इसे ऐसे समझिए कि ये जमीन का वो हिस्सा है जो कभी नदी का बाढ़ का मैदान हुआ करता था, लेकिन अब नदी उससे काफी नीचे बहती है। एकदम सही। इसलिए ये इलाका ऊंचा होता है और यहाँ सामान्यतः अब नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। और बांगरचे एक बहुत ही खास तकनीकी पहचान है। इसमें कंकर यानी कैल्शियम के नोड्यूल्स पाए जाते हैं। जमीन के नीचे पानी के वाष्पीकरण और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण यहाँ चूने की गांठें बन जाती हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है खादर। ये नए जलोढ़ यानी न्यू एल्यूवियम से बना है। खादर सबसे निचला बाढ़ का मैदान है। जब भी नदी में बाढ़ आती है तो पानी अपने साथ पहाड़ों से लाई गई नई ताज़ा मिट्टी इस पूरे इलाके में बिछा देता है। जी, और ये मिट्टी खनिजों से भरपूर होती है। हर साल मिट्टी का ये नवीनीकरण होता है। इसीलिए खादर को कृषि के दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। मिट्टी के इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हमें नदियों के कुछ खास तकनीकी व्यवहारों को समझना होगा। मैदानी इलाकों में नदियों की अपवाह प्रणाली यानी ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ बहुत ही विशिष्ट भू आकृतियां बनाती हैं। हाँ, लैंडफॉर्म्स। जी, जैसे कि ब्रेडेड चैनल्स या गुम्फित जलमार्ग, ऑक्सबो लेक्स यानी गोखुर झील, नेचुरल लेवीज या प्राकृतिक तटबंध और बैक स्वैम्प्स यानी पश्च दलदल। ये शब्द सुनने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन इनके बनने की प्रक्रिया बहुत लॉजिकल है। बिल्कुल लॉजिकल है।
इन सभी आकृतियों का निर्माण नदी के निक्षेपण यानी गाद को जमा करने के व्यवहार से जुड़ा है। सबसे पहले ब्रेडेड चैनल्स को देखते हैं। ये तब बनते हैं जब नदी के पानी में तलछट या सेडिमेंट लोड इतना ज्यादा हो जाए कि पानी उसे आगे ढो ही ना पाए। तो नदी बीच रास्ते में ही उस गाद को छोड़ देती है। हाँ, इससे नदी के बीच में ही मिट्टी के छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं और नदी की मुख्य धारा कई छोटी छोटी शाखाओं में बंटकर बहने लगती है। ऊपर से देखने पर यह किसी की गुंथी हुई चोटी जैसी लगती है। ब्रह्मपुत्र नदी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और ऑक्सबो लेक्स कैसे बनती हैं? हमने विसर्पण या मियांड्रिंग की बात की थी कि नदियां सांप की तरह मुड़कर चलती हैं। लेकिन जब नदी में बहुत तेज बाढ़ आती है तो पानी उन घुमावों से होकर जाने के बजाय सीधे रास्ते से निकल जाता है। नदी अपना वो पुराना घुमावदार हिस्सा हमेशा के लिए छोड़ देती है। वो छूटा हुआ यू आकार का पानी का हिस्सा एक झील बन जाता है, जिसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। जी, इसी तरह बाढ़ के पानी से नेचुरल लेवीज बनते हैं। देखिए, जब नदी किनारों से छलकती है तो सबसे भारी मिट्टी और गाद किनारों पर ही तुरंत जमा हो जाती है। समय के साथ हर बाढ़ के बाद ये किनारे ऊंचे होते जाते हैं और एक प्राकृतिक दीवार या तटबंध का रूप ले लेते हैं। अच्छा, इन्हें ही नेचुरल लेवीज कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन इन ऊंचे किनारों के पीछे जो निचला इलाका रह जाता है, जहां बाढ़ का पानी भर तो जाता है लेकिन वापस नदी में लौट नहीं पाता, वो एक दलदली क्षेत्र बन जाता है जिसे बैक स्वैम्स कहा जाता है। अब इन कंसेप्ट्स को हम एक वास्तविक और गंभीर स्थिति पर लागू करते हैं। बाढ़ का भूगोल। अगर हम कोसी नदी का केस स्टडी लें, जिसे बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, तो हमें समझ में आएगा कि ये सिर्फ पानी का ज्यादा होना नहीं है। एकदम सही कहा आपने। कोसी की विनाशकारी बाढ़ के पीछे 4 बहुत बड़े भौगोलिक कारण एक साथ काम करते हैं। पहला, नेपाल और हिमालय जलग्रहण क्षेत्र में भारी मानसूनी वर्षा। दूसरा, उत्तरी बिहार के मैदानों का बहुत कम ढलान, जिससे पानी तेजी से आगे नहीं निकल पाता। और तीसरा कारण? तीसरा है कोसी नदी का अत्यधिक तलछट। कोसी अपने साथ दुनिया में सबसे ज्यादा गाद लाने वाली नदियों में से एक है। और चौथा, जो सबसे भयंकर है, नदी का मार्ग परिवर्तन, जिसे चैनल शिफ्टिंग कहते हैं। मुझे लगता है यहाँ हमें एक बहुत अहम क्रॉस कनेक्शन जोड़ना चाहिए। हमने शो की शुरुआत में अलुवियल एग्रीगेशन की बात की थी, जहाँ नदी तलछट जमा करती है। कोसी के संदर्भ में यही प्रक्रिया सबसे घातक बन जाती है। बिल्कुल। कोसी पहाड़ों से इतनी भारी मात्रा में गाद लाती है कि उसे अपने ही तल पर जमा करने लगती है। जब गाद जमने से नदी का रिवर बेड ही ऊपर उठ जाएगा तो जाहिर है पानी को बहने की जगह नहीं मिलेगी। तब नदी क्या करेगी? वो मजदूरी में अपने किनारे तोड़कर किसी नए और निचले रास्ते की तलाश करेगी। और यही वजह है कि ऐतिहासिक रूप से कोसी नदी ने अपना रास्ता पिछले कुछ दशकों में लगभग 120 किलोमीटर तक खिसका लिया है। सोचिए, जो नदी आज आपसे 100 किलोमीटर दूर बह रही है, वो कुछ सालों बाद आपके शहर के बीचों बीच बहने लगी। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। जी, जब नदी का तल ऊपर उठता है तो सामान्य से थोड़ा भी ज्यादा पानी आने पर वो किनारों से बाहर आ जाता है और तबाही मचाता है। अब इस तबाही के साथ साथ हम इस क्षेत्र के कृषि महत्व पर भी नजर डालते हैं। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास है। उत्तरी मैदानों को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। हाँ, क्योंकि यहाँ की समतल भूमि हिमालयी नदियों के कारण सिंचाई की भरपूर उपलब्धता और जलोढ़ मृदा है। बिल्कुल। इसी भौगोलिक वरदान के कारण ये क्षेत्र चावल, गेहूं और गन्ने के उत्पादन में अग्रणी है और पूरे देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विश्लेषणात्मक प्रश्न उठता है। हमने अभी बात की कि खादर क्षेत्र सबसे उपजाऊ है क्योंकि हर साल बाढ़ नई मिट्टी लाती है। लेकिन क्या इसी खादर की बाढ़ प्रवण प्रकृति इसे एक बहुत ही अस्थिर और असुरक्षित आर्थिक जोन नहीं बना देती? आपका मतलब है कि ये एक इकोनॉमिक ट्रैप हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। एक तरफ हम कह रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी सोने जैसी है, लेकिन दूसरी तरफ हर साल उसी बाढ़ से पूरी की पूरी फसल के बह जाने का, घर टूट जाने का खतरा रहता। देखिए, ये एक वास्तव में पूरे गंगा बेसिन की सबसे कड़वी सच्चाई है। यही भारतीय कृषि का वो फ्लड ड्रॉट साइकिल या बाढ़ सूखा चक्र है जिसमें किसान फंसा हुआ है। बाढ़ प्राकृतिक रूप से मिट्टी को उपजाऊ बनाने का मैकेनिज्म है, लेकिन जब ये बाढ़ अनियंत्रित होती है
तो ये खड़ी फसलों, सड़कों और आजीविका को पूरी तरह नष्ट कर देती है। खादर की इस उपजाऊ क्षमता का लाभ उठाने के लिए एक अत्यंत सटीक जल प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है। आपको ये समझना होगा कि यहाँ का समाज हर साल एक जुआ खेलता है। अगर पानी नियंत्रण में रहा तो बम्पर फसल, और अगर कोसी या गंडक ने रास्ता बदला तो सब कुछ खत्म। इस स्थिति को और गहराई से समझने के लिए कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुख्य परीक्षा में सीधे काम आते हैं। छात्रों को इन अंग्रेजी शब्दावलियों से परिचित होना चाहिए। पहला है एंटीसीडेंट रिवर्स या पूर्ववर्ती नदियां। ये कंसेप्ट बहुत रोचक है। जी, ये वो नदियां हैं जैसे सिंधु या ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय के बनने से पहले भी उसी रास्ते पर बहती थीं। जब हिमालय नीचे से ऊपर उठने लगा तो इन नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि ये उस उठते हुए पहाड़ को आरी की तरह काटती रहीं और गहरी घाटियां बना दी। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है रिवर कैप्चर, जहां भूगर्भीय हलचलों या अपरदन के कारण एक मजबूत नदी अपने से कमजोर नदी के जलग्रहण क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है। और तीसरा है चैनल माइग्रेशन, यानी नदी का पार्श्वरूप से या लैटरली खिसकना, जिसका सबसे क्लासिक उदाहरण हमने कोसी के 120 किलोमीटर खिसकने में देखा। इन अवधारणाओं को अगर हम मध्य गंगा के मैदान या मिडिल गंगा प्लेन पर लागू करें, जिसमें विशेषकर बिहार आता है, तो एक बहुत ही गंभीर सामाजिक आर्थिक तस्वीर उभरती है। जी। बिहार का ये क्षेत्र गंगा, कोसी, गंडक और घाघरा जैसी बड़ी नदियों का अपवाह क्षेत्र है। ये सभी भारी तलछट लाती हैं, और यहीं से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा जुड़ता है, तटबंधों की विफलता यानी एम्बैंकमेंट फेलियर। बिल्कुल। देखिए, नदियों को रोकने के लिए हमने कंक्रीट और मिट्टी की ऊंची दीवारें बना दी हैं, लेकिन जब नदी का तल गाद से भर जाता है और पानी का दबाव बढ़ता है तो ये मानव निर्मित तटबंध टूट जाते हैं। और जब एक तटबंध टूटता है तो पानी का बहाव सामान्य बाढ़ से कई गुना ज्यादा विनाशकारी होता है। भौगोलिक घटनाएं हवा में नहीं होती, उनका सीधा असर जमीन पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। बिल्कुल। तटबंध टूटने का सीधा मतलब है कृषि भूमि का जलमग्न होना। बहुत बड़ा कारण बनता है, जो हम उत्तर प्रदेश और बिहार से अन्य राज्यों की ओर देखते हैं। जो भी छात्र मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने का अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही सटीक विश्लेषणात्मक वाक्य है जिसे वे अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स, स्पेशली बिहार, represent a classic case of fluvial dynamism and human vulnerability। बहुत ही शानदार लाइन है ये। जी, इसका अर्थ है कि उत्तरी मैदान और विशेषकर बिहार नदी की भौगोलिक गतिशीलता और मानवीय संवेदनशीलता का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये एक लाइन आपके उत्तर को एक प्रशासनिक नजरिया देती है। इस वाक्य का उपयोग निबंध या मुख्य परीक्षा के उत्तर की शुरुआत या निष्कर्ष में जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही मैं छात्रों को यूपीएससी ट्रैप्स यानी परीक्षा के उन जालों से आगाह करना चाहूंगा जहां अक्सर अच्छे छात्र फंस जाते हैं। हाँ, ये ट्रैप्स बहुत जरूरी है। पहला ट्रैप क्या है? पहला जाल, कई बार बहुविकल्पीय प्रश्नों में कथन दिया जाता है कि भाभर क्षेत्र कृषि के लिए उपजाऊ है। छात्र सोचते हैं मैदान है तो उपजाऊ ही होगा। यह बिल्कुल गलत है। हमने अभी डिस्कस किया कि भाभर कोर्स यानी बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों वाला क्षेत्र है, वहां पानी रुकता ही नहीं। ये कृषि के लिए कतई उपयुक्त नहीं है। एकदम सही। दूसरा जाल, उत्तरी मैदान भौगोलिक रूप से स्थिर या स्टेबल संरचना है। सुनने में लगता है कि मैदान है तो स्थिर ही होंगे, पहाड़ थोड़ी हैं, लेकिन ये भी गलत है। जी, हिमालय अभी भी उठ रहा है, नदियां लगातार तलछट जमा कर रही हैं और आए दिन अपना मार्ग बदल रही हैं। इसलिए ये मैदान अत्यंत गतिशील है, स्थिर नहीं। बिल्कुल। और तीसरा सबसे कॉमन जाल, खादर क्षेत्र कृषि के लिए सबसे उपयुक्त और पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसा कि हमने विस्तार से चर्चा की, खादर उपजाऊ जरूर है, लेकिन सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। ये सबसे निचला बाढ़ प्रवण इलाका है और वहां हर साल फसल बर्बाद होने का जोखिम बना रहता है। जी, बहुत ही शानदार विश्लेषण। तो चलिए आज के इस सत्र के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का एक त्वरित अल्ट्रा रिवीजन ग्रिड तैयार करते हैं ताकि ये कंसेप्ट्स एकदम पक्के हो जाएं। बिल्कुल। पहला, उत्तरी मैदान की मूल संरचना एक फॉललैंड बेसिन है जो हिमालयन ओरोजेनी के दौरान बनी। दूसरा, इस मैदान की कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और इसका ढलान बहुत कम है। और तीसरा, उत्तर से दक्षिण की ओर जमीन 4 सूक्ष्म उच्चावच क्षेत्रों में बटी है। पत्थरों वाला भाबर, दलदली तराई, पुराना बांगर और नया उपजाऊ खादर।
और चौथा भारी तलछट। जी। ब्रेडेड रिवर्स और चैनल माइग्रेशन के कारण बिहार की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति में उच्च संवेदनशीलता है। सभी छात्रों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे इन महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स का रिवीजन करें। भूगोल की ये श्रृंखला हमारे अगले सत्र में भी जारी रहेगी। और सत्र समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी एक अंतिम विश्लेषणात्मक बिंदु पर विचार करें। हम अक्सर बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों के दोनों ओर बड़े बड़े मानव निर्मित तटबंध बनाते हैं, ये सोचकर कि हमने पानी को कैद कर लिया। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये तटबंध प्राकृतिक जल प्रवाह और नदी की गाद बिछाने की गतिशीलता में कृत्रिम बाधा डालकर लंबे समय में हमारी भेद्यता को कम कर रहे हैं या उसे और भी अधिक खतरनाक बना रहे हैं? क्योंकि जब ये दीवारें टूटती हैं तो तबाही बेहिसाब होती है। इस विचार पर मंथन कीजिएगा। ये वास्तव में एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हर भावी प्रशासनिक अधिकारी को विचार करना चाहिए। प्रकृति को बांधा नहीं जा सकता, उसे समझना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और देखते रहें बिहार मैटर्स।